आज मैं जानेंगे प्लासी की युद्ध, बक्सर का युद्ध और उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्लासी का युद्ध से। प्लासी का युद्ध कैसे लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1764 में बक्सर और 1757 में प्लासी। क्लियर? तो 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव थे और मीर इधर था सिराजुद्दौला, इस दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? तो मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस युद्ध को लड़ा गया था। तो मुर्शिदाबाद है भागीरथी, बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर एक मुर्शिदाबाद नामक जगह है, जहाँ पर कि प्लासी की युद्ध, ये युद्ध जो है प्लासी की युद्ध लड़ा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल था और इधर बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे। इस दोनों के बीच में आनीकनी हुई, जिस वजह से कि युद्ध का स्थिति पैदा हुआ। तो युद्ध का स्थिति पैदा हुआ, तो इस युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को नहीं जीत पाता। इस युद्ध अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर जीता भी है तो इसे जीतना नहीं कहते हैं, क्योंकि उसने छल किया। किसके साथ छल किया? तो सिराजुद्दौला के साथ छल किया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति था किसका? तो सिराजुद्दौला का। और रॉबर्ट क्लाइव सोचा, जो सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना है और इसके पास इतना अच्छा, मीर जाफर एक अच्छा सेनापति था और इतना अच्छा सेनापति है, तो इस युद्ध को कैसे जीता जाए? तो अंग्रेज का तो नीति था फूट डालो शासन करो। उसने यहाँ पे ये बुद्धि अपनाया और मीर जाफर को अपने साइड कर लिया और उसको लोभ दिया, जो अगर हम इस युद्ध को जीत जाते हैं तो बंगाल का जो नवाब है वो आपको बना देंगे। किसको? तो मीर जाफर को बना देंगे। और एक बात हो, मीर जाफर के साथ में मीरन था मीर जाफर का लड़का, वो भी इस युद्ध में संलग्न था। तो मीर जाफर इस बात से मान गए और वहां के एक चमनलाल सेठ भी थे। तीन एक ऐसे थे जमींदार और धनवान व्यक्ति थे जिसको कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने और अपने पक्ष में ले लिया था। जब युद्ध शुरू हुई तो युद्ध शुरू होने से पहले ही मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गया। वहां पर सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला को मारा कौन? तो मीर जाफर का लड़का मीरन। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जो सिराजुद्दौला को किसने मारा? तो सिराजुद्दौला को मीरन ने मारा, मीर जाफर का लड़का मीरन ने मारा। जब सिराजुद्दौला मारा गया तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को सत्ता सौंप दी गई। बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है प्लासी की युद्ध से और बक्सर की युद्ध से, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। और 1764 ईस्वी में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम का शाह आलम द्वितीय दिल्ली के राजा थे। दिल्ली के गद्दी पे उस समय कौन बैठे हुए थे? मुगल सल्तनत के शाह आलम द्वितीय। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्लासी की युद्ध यहाँ खत्म होती है, कहाँ पे आके? मीर जाफर पे आकर के खत्म हो जाती है। अब यहाँ भूमिका तैयार हो जा रहा है बक्सर के युद्ध का। 1764 में बक्सर के युद्ध का। बक्सर कहाँ है? बिहार में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और बक्सर के हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, और बक्सर का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रमाण दे दिया। जब बक्सर की युद्ध समाप्त हुई और बक्सर का युद्ध इंडिया हार गया, अर्थात भारत जो हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में यह युद्ध चला गया, तब समझ में आया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात इंग्लैंड ने हम पे सत्ता स्थापित कर चुका है। क्योंकि यहाँ पे
एक दूसरे में बनाव नहीं हुआ करता था। सब अपने आप को बादशाह ही समझने का कोशिश करता था। सब लोभ से ग्रसित था। और इंग्लैंड को अर्थात अंग्रेज को ये चीज मालूम था, जो इंडिया के व्यक्ति मिल के नहीं रहते हैं। थोड़ा सा कुछ बोल दें तो एक दूसरे में लड़ जाते हैं, थोड़ा सा लोभ दे दे, लोभ से ग्रसित है। क्यों आज के व्यक्ति लोभ से ग्रसित नहीं है? आज भी व्यक्ति लोभ से ग्रसित है और बहुत ज्यादा ग्रसित है। तो आइए बाहरी कड़ी को हम छोड़ देते हैं, अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो बक्सर का युद्ध कहाँ आया है? बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऐसा क्वेश्चन आता है। पिछले बार एक बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन लिखा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें था जो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध जो लड़ा गया था वो सुजाऊ दौला, सिराजू दौला नहीं, सुजाऊ दौला, अवध के नवाब कौन थे उस समय? तो सुजाऊ दौला थे अवध के नवाब। ओके। और दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे तो शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के नवाब कौन? यही मीर जाफर। यही मीर जाफर को मार दिया इसका दामाद। कौन था इसका दामाद? इसका दामाद था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम ने मीर जाफर को मारा। जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों? तो मीर जाफर जो था बहुत खर्चीला व्यक्ति था, इतना खर्चा करता था उसका पूरा गोदाम खत्म हो रहा था, पूरा अंग्रेज को छूट दे रखा था। क्योंकि ये तो अंग्रेज का कठपुतली था, जो जो अंग्रेज बोलता वो ये करता। कौन? तो मीर जाफर। मीर जाफर ऐसा व्यक्ति था, इसका गोदाम खाली हो गया, यह पूरा तरह से टूट चुका था और यह देख रहा था तो अंग्रेज मेरा शोषण कर रहा है। जब अंग्रेज इसको शोषण करना शुरू कर दिया तब इसको समझ में, जब सारा कुछ खत्म हो गया तब इसको समझ में आता है जो अंग्रेज मेरा शोषण कर रहा था और इतना देर से इसको समझ में नहीं आ रहा था। तब ये भी विद्रोह, अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। कौन? तो मीर जाफर। मीर जाफर जब अंग्रेज के प्रति विरोध करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज ने क्या किया? इसका दामाद मीर कासिम को अपने कलच में लिया और बोला हम तुमको नवाब बना देंगे, तुम मार दो। वही सिराजू दौला वाला घटना कर दिया। मीर कासिम क्या किया? मीर कासिम मार दिया इसको। और उससे पहले मीरन भी मर गया। मीर जाफर का बेटा मीरन भी मारा गया। मीरन के मारा जाने के बाद मीर जाफर मरा। मीर जाफर मरा, उसके बाद फिर सत्ता पे कौन बैठा? तो मीर कासिम। उसमें बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर कासिम। जब 1764 में प्लासी की युद्ध लड़ी गई थी, तो 1764 में बक्सर की युद्ध लड़ी गई थी, तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? ध्यान रखने की बात है, बंगाल का नवाब थे मीर कासिम। अवध के नवाब कौन थे? सुजाऊ दौला। दिल्ली में कौन था? दिल्ली की गद्दी पे कौन था? मुगल सल्तनत के शाह आलम द्वितीय। कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ओके। तो आइए देखते हैं अब। तो मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम मीर जाफर को मार दिया और गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद अब हम बक्सर की युद्ध की ओर हैं। पलासी का युद्ध मीर जाफर के पास खत्म हो गया। मीर जाफर मरा, पलासी खत्म। अब यहां से तैयार हो रहा है भूमिका। कहां का? हेक्टर मुनरो और इधर 3 राजा मिलकर लड़ेगा युद्ध को, वहां का भूमिका शुरू हो रहा है। तो बक्सर का युद्ध शुरू होता है। बक्सर का युद्ध शुरू होता है। मीर कासिम को भी जब बाद में ऐसा फील होने लगा, मीर कासिम को भी लगा नहीं अंग्रेज मेरे साथ गलत कर रहा था, लेकिन क्या एक मुहावरा है जो चिड़िया चुग गई खेत, क्या है हमें तो पता नहीं है, फिर पछताने से क्या होता है, ऐसे ही कुछ है। तो वही बात हुआ था मीर कासिम के साथ। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मीर कासिम विद्रोह किया, उसके बाद मीर कासिम को जो है वहां से सत्ता से बेदखल होना पड़ा। और मीर कासिम को जब वहां से सत्ता से भगा दिया गया तो मीर कासिम हार करके पहुंचा कहां? मीर कासिम हार करके पहुंचा अवध। अवध में कौन था?
अवध में उस समय कौन था? अवध में शाह आलम द्वितीय भी अवध में ही थे। सुजाऊ दौला के पास मेहमानबाजी कर रहे थे, भोजन भात के लिए आए थे। तो ये भी यहाँ से पहुंचा, एकदम फकीर बन के पहुंचा। इसको देखा, भाई क्या हुआ? तो बोला अंग्रेज मार के भगा दिया हमको। ठीक, अब यहाँ से बक्सर का युद्ध का शुरू हो जाता है रणनीति। तब यहाँ से मीर कासिम बोलता है कि हम क्यों ना अवध के नवाब सुजाऊ दौला, मीर जाफर, सॉरी मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मुगल सल्तनत दिल्ली दरबार, तीनों मिलकर के हेक्टर मुनरो से लड़ा जाए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे गवर्नर? हेक्टर मुनरो थे। और 1773 में गवर्नर जनरल बनेगा, अभी नहीं, अभी केवल गवर्नर है। द्वैत शासन का जनक कौन है? द्वैत शासन का जनक कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है बक्सर का युद्ध। में बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया भी बहुत बड़ी सेना, बक्सर में बहुत बड़ी सेना लेकर के हेक्टर मुनरो को मारने के लिए चला था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने चला था। ये हमारे तीन राजा चले थे लड़ने के लिए। यही है रण क्षेत्र, दो भाग में बांट दिए, डिनोट कर देते हैं ई से इंग्लैंड को। ठीक है, अपना यही ना था विरोधी। और इधर कर देते हैं आई से इंडिया, और यहाँ पे कर देते हैं सुजाऊ दौला को एस से डिनोट कर देते हैं। ओके, उसके बाद मीर कासिम को एम से डिनोट, मीर कासिम को एम से डिनोट कर देते हैं, और शाह आलम द्वितीय को एस ए एल से डिनोट कर देते हैं। ओके, ये तीन को इतना बड़ा सेना लेकर के पहुंचा था। ये पूरा मैदान जो है सो इतना बड़ा सेना इसी के पक्ष में था, और एक छोटा सा यहाँ पे जो है बस इतना ही सेना था इसके पास, इंग्लैंड के पास। सॉरी, इस युद्ध में भी हार गया। सुजाऊ दौला भी भागा अपना, शाह आलम द्वितीय भी उड़ा, मीर कासिम का तो जो हाल था सो हो गया। ये युद्ध भी हार गया। इस युद्ध को हारने के बाद शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी 1773 का, क्योंकि समझ में आ चुका था जो अब, और इंग्लैंड भी, भारत अर्थात अंग्रेज भी समझ चुका जो हम भारत में अपना सत्ता स्थापित कर सकते हैं। हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम फिर कभी बताएंगे, थोड़ा सा झलक दे देते हैं उसका भी। तो जब इस युद्ध को समाप्त होने के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू होता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का काम ही था अंग्रेज को अपने सुचारू रूप से भारत में सत्ता स्थापित करना, नियम कानून बनाना। यहीं पे कोलकाता में 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट में ही कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। पहला मुख्य उसका जो न्यायाधीश बनी थी सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सर एलिजा इम्पे को। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत ही घटना सब हुआ, जिसमें कि कहा गया था भारत के जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, किसी से ना तो उपहार ली जाएगी, ना ही किसी से रिश्वत ली जाएगी, और जो भी व्यक्ति अभी बाहरी व्यापार कर रहा है सब व्यापार बंद करो, केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा और कोई व्यापार नहीं करेगा भारत में, बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं करेगा। लगा दिया एक लाइसेंस का, कि लाइसेंस भी बना के देगा नहीं उसको, लाइसेंस तो बना के देगा नहीं। उसके बाद 1773 ईस्वी में, और इसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दे दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन?
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के, और इसके हाथ में और मुंबई, मद्रास और बंगाल, तीनों का गवर्नर जनरल यही बन गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। तीनों का सत्ता संभाल लिया ये। अब बचा बिहार। तो बिहार तो बहुत, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। ये बंगाल में बिहार भी था, उसके बाद बिहार था और उड़ीसा था। अब बंगाल तो अपने दो भाग में, पूर्वी पश्चिमी। अब थोड़ा सा मॉडर्न से जो है हम उधर भी चले जाते हैं, 1905 में भी चले जाते हैं। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल 1905 में बंगाल, उसके बाद 1905 में बंगाल हो जाता है। 1912 में बिहार कट जाता है बंगाल से। उसके बाद बिहार से 1936 में कट के निकल जाता है उड़ीसा। अब बिहार में बचा कौन? तो बिहार और झारखंड। 2000 में झारखंड भी निकल जाता है बिहार से। अब केवल इकलौता बिहार बचल है, जिसमें कि लगभग 98% जो उद्योग था झारखंड में चला गया। बिहार अब उद्योगहीन हो गया, लेकिन अभी वर्तमान में धीरे धीरे मिल रहे हैं, खनिज से मिल रहा है, तो फिर से बिहार चमकेगा। और बिहार तो ऐसे ही चमक रहा है, बिहार क्या चमकेगा। तो आज हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।